Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपके सामने रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोर मॉडल का वीडियो लेकर के आया हूं। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट करें। और मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लें जिससे लेटर साफ साफ दिखाई दे, और वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि एक लाइन भी मिस करने पर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोर मॉडल। बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को नहीं कंसीडर किया गया है। तो आप जानते हो कि ड्वेल बिहेवियर से ये चीज़ क्लियर हो गया है कि जो मटेरियल है वो ड्वेल बिहेवियर दिखा रहा है। ड्वेल बिहेवियर मीन्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर ना करना ये एक यहाँ पर जो है फेल होने का कारण है। ओके, दूसरा पॉइंट है एन ऑर्बिट इज ए क्लियरली वेल डिफाइंड पाथ। बोर मॉडल में आपको बताया गया है के, एल, एम, एन, n=1, n=2, n=3, इस तरह से जो है उनके ऑर्बिट्स को एकदम क्लियर डिफाइन किया गया है। लेकिन अभी आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पिछले वीडियो में पढ़ा जिसमें ये बताया गया कि अगर डेफिनिट पाथ है तो उस पर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, तो इनके घूमने से इनका पोजीशन और इनकी वेलोसिटी एक साथ जो है नहीं बताया जा सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बता दिया गया है। तो इसमें बोर्स मॉडल में तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सारा कुछ क्लियर है। तो इसका मतलब या तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत है या फिर ये बोर्स के चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं ये गलत है। तो चूंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में खोजा गया, ठीक है, इस पर डिस्कशन हुआ, तो जाहिर सी बात है ये सही है और फिर ये गलत हो गया, इसी वजह से यहाँ पर ये फेल हो गया। ओके, तो एन ऑर्बिट इज ए क्लियरली वेल डिफाइंड पाथ, ये भी उसमें बताया गया है। तो ये कारण है फेल होने का। इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये उनके अनुसार संभव नहीं था, इसी वजह से फेल हो गया। दस बोर्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट फॉलो ड्वेल बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस तरह से बोर्स एटॉमिक मॉडल इन दोनों चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। इन्हीं सब कारण की वजह से जो है बोर्स का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया और आगे के जो है एलिमेंट्स पर इनको अप्लाई नहीं किया गया, जिससे फिर एक नीड हुई कि तो क्या किया जाए, आगे के कैसे जो है मॉडल्स के लिए क्या किया जाए, आगे कैसे मॉडल बनाए जाएं। तो उन सब चीज़ों के लिए एक नया मॉडल निकल के आया, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो इसलिए हम लोग जो है बोर मॉडल के बाद इस पर डिस्कस करेंगे और फिर ये जो है आगे के एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये तो सिंपल था, मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया कि क्या क्या रीज़न था इनके फेल होने के। लेकिन जब आप बुक उठाएंगे तो आपको एक एक लाइन पढ़ना समझना होगा, कंपटीशन में कौन से लाइन से कहाँ से आता है। तो इसलिए ये पूरा आपको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने जीवन में आगे कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लें। ओके, नहीं तो आप केवल नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत, तो केवल जितना बता दिया इतना काफ़ी है। ओके, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आपका एक एक चीज़ क्लियर रहे, ठीक है। तो जब ये पढ़ें आपको तब आपको दिक्कत ना हो, तो हमारे वीडियो को फिर से आप रिपीट करके, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर से वो देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये जो है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए और इसको बार बार रिपीट करके देखिए और सारा चीज़ क्लियर करिए। ओके, वन कैन नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोर मॉडल। अब बोर मॉडल की विफलता के कारण को आप समझ सकते हैं। इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज चार्ज पार्टिकल
मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज पार्टिकल के रूप में न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित सेल्स में घूमता हुआ माना जाता है। द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोर मॉडल। वेव कैरेक्टर को बोर मॉडल में नहीं कंसीडर किया गया। फर्दर एन ऑर्बिट इज ए क्लियरली डिफाइंड पाथ। फर्दर एन ऑर्बिट इज ए क्लियरली डिफाइंड पाथ। अभी मैंने क्लियर किया कि कोई ऑर्बिट है तो वो जो है क्लियरली डिफाइंड पाथ है उसका, और फिर अगर क्लियरली डिफाइंड पाथ है तो उसमें उसका वेलोसिटी और पोजीशन सारा कुछ पता हो गया। ओके, जो कि वो जो है यहाँ पर आगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के द्वारा फिर आगे संभव नहीं था। एंड दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। तो इसकी मीनिंग समझिए कि ये जो है तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बिल्कुल क्लियर पता हो, तभी जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का n=1 n=2 n=3 ये तभी संभव है। तो वही चीज है एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड पाथ एंड दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली। ये पाथ तभी डिफाइन किया जा सकता है इफ बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन। अगर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी नोन हो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, उस टाइम पर, तो ही जो है उसको डिफाइन किया सकता है। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग में आपको पता चल गया कि नहीं, वो हो ही नहीं सकता है एक साथ दोनों क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा ये चीज। दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये कहाँ संभव है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ जो है सही तरीके से पता हो पाए। तो इसलिए उसके चारों ओर ये सेल्स ऑर्बिट संभव नहीं है। बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर डुअल बिहेवियर। जो बोर्स मॉडल है वो डुअल बिहेवियर को भी इग्नोर कर रहा है, माने डुअल बिहेवियर भी उसमें नहीं बताया जा रहा है, देखा जा रहा है ऑफ मैटर, बट आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दो बातों को नहीं ध्यान दे रहा है बोर्स मॉडल, एक डुअल बिहेवियर को और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये नहीं ले रहा है। ठीक है, इन व्यू ऑफ दीज इनहेरिएंट वीकनेस इन द बोर्स मॉडल, ये दो जो वीकनेस है उसमें कमजोरी है बोर्स मॉडल में, देयर वाज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग बोर्स मॉडल टू अदर एटम। तो यहाँ पर कोई बात ऐसी बन नहीं रही है जिसके लिए इसको आगे के एटम पर अप्लाई किया जाए। ओके, तो इस तरह से इन फैक्ट एंड इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाज नीडेड। तो इस तरह से ये जब फेल हो गया तो अब हमें जो है आगे के एटम के लिए एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो डुअल बिहेवियर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को लेकर के चले, एक नए मॉडल की आवश्यकता थी। ओके, तो वाज नीडेड इन फैक्ट इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाज नीडेड which could account for wave particle duality of matter and be consistent the Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, इन दोनों को भी वो लेके चले। दिस केम, ये आया विद द एडवेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो ये जो है हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू आप पढ़ेंगे जिसमें इन चीज़ों को दिखाया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो हमारी अगली टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो हम लोग एक नए मॉडल को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यहाँ पर दो मैकेनिक्स है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स है और एक क्वांटम मैकेनिक्स है। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड करती है। ओके, सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है और ये बड़े चीज़ों पर अप्लाई होता है। बड़े चीज़ों जैसे फॉलिंग ऑफ स्टोन, पत्थर का जो है गिरना ऊपर से, या ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स, ठीक है, जो हमारे ग्रह घूम रहे हैं, इन सब पर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होता है। लेकिन ये क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं अप्लाई होता है किस पर,
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर। तो अब क्या करें, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रो पर तो अप्लाई होगा लेकिन माइक्रो पर अप्लाई नहीं होगा, माने बड़ी बड़ी चीज़ों पर ये अप्लाई किया जाता है और जो सूक्ष्म चीज़ें, छोटी चीज़ें होती हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें एक दूसरे मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम लोग इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड पॉइंट, दीज लॉज आर एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट सच एज फॉलिंग स्टोन, जो है इस पर अप्लाई हो रहा है। न्यूटन्स लॉ फेल व्हेन अप्लाइड टू मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर इसको अप्लाई किया गया तो ये फेल हो गया। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट कंसिडर ड्वेल बिहेवियर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, ड्वेल बिहेवियर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या किया जाए, तो एक नए मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, ब्रांच ऑफ साइंस which considers the dual behavior of matter is called quantum mechanics. Okay, तो क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की वो शाखा है जिसमें ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर को कंसीडर किया गया है। ओके, ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट सच एज फॉलिंग स्टोन, ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स etc which have essentially a particle like behavior as shown in the previous section। इन सब में पार्टिकल लाइक व्यवहार है जैसा कि पीछे आप जान चुके हैं। However, it fails when applied to microscopic object। जबकि ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो ये फेल हो जाती है, लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इन सब पर ये अप्लाई नहीं होती। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, यहाँ पर जो फैक्ट है वो ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्वेल बिहेवियर। क्लासिकल मैकेनिक्स ड्वेल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करती है ऑफ मैटर, स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल, जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है इनके लिए, एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी नहीं जो है मानती है। द ब्रांच ऑफ साइंस that take into account this dual behavior of matter is called quantum mechanics। तो यहाँ पर एक जो है क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता हुई जो ड्वेल बिहेवियर को लेके चलती है, तो इसलिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स यहीं तक, आगे क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग देखेंगे। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स इज ए थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अभी क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्रो, जरा ध्यान दीजिए, मैक्रो माइक्रो में अंतर होता है। मैक्रो माने बड़े और माइक्रो माने छोटे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में देखिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को जो है ध्यान में लेकर के ये पॉइंट क्लियर किया जा रहा, और उसमें खाली मैक्रो था और यहाँ पर माइक्रो है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज ए थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताया गया है। दैट है बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, जिसमें ये दोनों को लेकर के, पार्टिकल और वेव प्रॉपर्टी को लेकर के इसमें बताया गया है। इट स्पेसिफाइज द लॉ ऑफ मोशन दैट दीज ऑब्जेक्ट ओबे, ओके, व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। एक चीज और इसमें अच्छा है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो ये वहां भी अच्छे से पालन करती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स मैक्रो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और माइक्रो के लिए भी अप्लाई करते हैं, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स उसमें खाली मैक्रो को ही देखा गया है। तो व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर इनसिग्निफिकेंट। माइक्रोस्कोपिक माने बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज आपको नहीं दिखाई देती है। ठीक है, वेव लाइक प्रॉपर्टी छोटे ऑब्जेक्ट में दिखाई देती है, तो जैसा आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन होता है पर ये जो है ऑब्जरेबल नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। तो द रिजल्ट आर द सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह।
क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स को किसने डेवलप किया था? वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर ने डेवलप किया था 1926 में। हियर हाउएवर वी शैल बी डिस्कसिंग द क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे व्हिच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वेव मोशन। तो जो कि किस पर डिपेंड करती है? वेव मोशन पर डिपेंड करती है। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर एंड इट वोन हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933। तो इन्होंने जो इक्वेशन डेवलप किया श्रोडिंगर ने, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1933 में। ओके, दिस इक्वेशन व्हिच इज इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इस इक्वेशन में वेव और पार्टिकल दोनों को जो है ऑफ मैटर एज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली, जैसा डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था वो यहाँ पर ले करके, तो इस तरह से डी ब्रॉगली की बातों को यहाँ जो है क्लियर किया गया है कि हाँ वो भी यहाँ पे सच है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने जो बताया था उसी तरह से यहाँ भी क्लियर हो रहा। तो मैटर एज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड नॉलेज ऑफ हायर मैथमेटिक्स इज नीडेड टू सॉल्व इट। तो इस तरह से जो ये बन रहा है इनका इक्वेशन, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं फिजिक्स भी आ गया और मैथ भी आ गया और केमिस्ट्री चल ही रही है। तो ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें और तैयार करने का प्रयास करें। इसमें जब आप चाहेंगे तभी ये आपको तैयार होगा और इसमें बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मन लगाएंगे तभी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। कोई इसमें नाच गाने का चैनल तो है नहीं, तो जिसमें बहुत कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई इंटरटेनमेंट चल रहा है, इसमें पढ़ाई चल रही है। तो इसलिए आपको इसे वीडियो को बार बार जो है रिपीट कर करके देख के और पूरी तरह से तैयार करना है। हम आपकी इसमें हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आपने देखा इसे हायर मैथमेटिक्स से सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें जो है इज नीडेड टू सॉल्व इट, यू विल लर्न इट्स सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सिस्टम इन हायर क्लासेस। तो इसका जो डिटेल है वो सब हायर क्लासेस में, यहाँ पर केवल सिंपल सा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर करें, फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम और ए मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज द टाइम। फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम और ए मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विथ टाइम। यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें उसकी एनर्जी टाइम के साथ बदल नहीं रही है। द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज, ये एच के ऊपर जो कैप टाइप का लगा है तो ये हैमिल्टोनियन बोलते हैं। तो हैमिल्टोनियन साई इक्वल टू ई साई, हैमिल्टोनियन साई, इसको साई बोलते हैं इस सिंबल को, और ये ई साई, वेयर एच ये इसके ऊपर कैप इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन। ओके, इसको हैमिल्टोनियन बोलते हैं। श्रोडिंगर गेव ए रेसिपी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो है श्रोडिंगर ने जो ये दिया इक्वेशन, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो काइनेटिक एनर्जी से संबंधित होती है सब एटॉमिक पार्टिकल के। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई एंड रिपल्सिव पोटेंशियल एमंग द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। ओके, जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में बन रहा है और रिपल्सिव पोटेंशियल जो बन रहा है उससे संबंधित होता है काइनेटिक एनर्जी, और यही उसकी टोटल एनर्जी उस सिस्टम की होती है। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है इसमें अगर हम सोल्यूशन करें इसका जो प्राप्त होगा सोल्यूशन वो हमें ई और साई की वैल्यू को देता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।